जय हिंद। एक बार सभी भाइयों का फिर से स्वागत है रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्ज़ाम के लिए। जो भी भाई कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि हमारे प्रीवियस को जो पेपर हुआ था उससे भी लिए हुए क्वेश्चन हैं और हमारे करंट अफेयर के भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं आज हमारा पहला प्रश्न क्या होने वाला है। और सभी प्रश्नों की संख्या आपकी टोटल 50 है। और इन सभी भाइयों को और जितने भी मेरे भाई बहन मुझे यहाँ पे कमेंट करते हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रंजीत कौर, ये भाई कह रहा है कि सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो भाई रंजीत आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और नीतू यादव गुड, आप सभी दोस्तों को मैं यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे सरस्वती वहाँ विराजमान हो और आप सभी का इस भर्ती में 110% सिलेक्शन हो जाएगा, आपको वर्दी मिल जाएगी। तो चलते हैं दोस्त, और मेरे जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं सभी को इस बार 110% वर्दी मिलना तय है। तो अब बिना रुके करेंगे अपनी क्लास को। और यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई। भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पे देखो स्पीड पोस्ट की अगर शुरुआत की बात करेंगे तो ये हुई थी 1986 में। 1986, अगर आपको डेट नहीं पता है तो आप नोट करिएगा। देखो 1 अगस्त 1986, 1 अगस्त 1986 में हुई थी, तो ये आप याद रखेंगे। और 1896 में क्या हुआ था बताइएगा अगर किसी को याद है। तो इसमें आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पे दिया गया है कि एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है और मैंने आपको जैसा कि बताया है कि टोटल क्वेश्चनों की संख्या 50 है, जिसमें से आपको लगभग 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे और बाद बाकी आपके जीके जीएस के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे किसे किया गया तो आप क्या बताएंगे, मिशेल टेलग्राड। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मिशेल टेलग्राड आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है ट्राइटियम किसका स्थानिक ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। तो ट्राइटियम जो है वो किसका समस्थानिक है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, हाइड्रोजन का। किसका है, हाइड्रोजन का। और देखो दोस्त जो हाइड्रोजन है मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न आपका आया हुआ है, ये भी आप याद रखना। देखो जो आपका हाइड्रोजन है ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा सूर्य में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा सूर्य में। देखो सूर्य में आपका हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, पहला हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। और देखो यहाँ पे आपको बता दें ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, तो ये भी आपको पता होगा। और अगर आपसे वायुमंडल में नाइट्रोजन पूछा जाएगा तो आप तुरंत बताएंगे भैया 78% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन, ठीक है, वायुमंडल में। और अगर आपसे ऑक्सीजन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 21% ऑक्सीजन आपका वायुमंडल में पाया जाता है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो इसे नोट कर लेना, यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट है जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो वो होता है सीपीयू। और देखो आपसे पेपर के अंदर सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो आप क्या बताएंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो जैसे जैसे क्लास में क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जाएगी और लेवल क्लास का अप होता जाएगा, तो पूरी क्लास को करके जाना है। अगर आप 50 में से मेरा यकीन मानो, यहाँ पे आप ऐसे मानिएगा अगर आपने 35 प्लस भी कर दिया ना सही, तो आपका सिलेक्शन दोस्त जीके और आपका जीके जीएस की वजह से नहीं रुकने वाला। देखो यहाँ पे दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बोला गया है। तो आप क्या बताएंगे, कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या है, तो शुष्क सेल जो है ये प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल मतलब ऑप्शन ए। देखो सेल ना मैं आपको बताऊं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका चार्जेबल होता है, जो आप बैटरी वाला सेल जानते हो ना, बैटरी वाला जो आपका सेल होता है वो क्या होता है, तो उसमें देखो 2 तरीके के आते हैं। एक तो आपका आता है जिसमें सिर्फ रासायनिक ऊर्जा को वो
विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, मतलब कि पावर में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा होता है जो आपका चार्ज होगा, फिर वो जो चार्ज करेगा ना उसे रसायन ऊर्जा में बदल लेगा और फिर उसे वापस टार्च की जो विद्युत ऊर्जा होती है उसमें चेंज कर देता है। तो देखो दो तरीके के सेल होते हैं, एक चार्जेबल और एक नॉट चार्जेबल। तो आप याद रखेंगे दो प्रकार के होते हैं। और देखो यहाँ पे शुष्क सेल की बात की गई है तो वो आपका प्राथमिक सेल होता है, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। हवा में प्रकाश की जो चाल है वो किस पर निर्भर करती है, क्या दाब या ताप या घनत्व? तो मैं आपको बता दूं यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र होती है। तो ये देखो प्रश्न आपका एसआई में शायद पूछा गया था और इसीलिए मैंने ये मुझे मिल गया पेपर में तो मैंने इसे नोट कर लिया। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज थोड़ा आपको लगेगा कि ये प्रश्न कहाँ से और कितने अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, सभी प्रश्नों के सही जवाब आपको करने हैं। तो यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। ये देखो जब इस तरीके से चार ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको लगेगा कि अब यहाँ पे क्या करना है हमें, कौन सा ऐसा रंग है जो प्राथमिक नहीं है। वैसे हमने सुना है कि लाल, पीला और नीला, और हमने ये भी सुना है कि लाल, पीला और हरा। तो यहाँ पे देखो अगर ऐसे ऑप्शन आएंगे तो इसमें आपको पीला चुनना है, क्योंकि देखो पीला और मेजेंटा जो होता है ना, ये दोनों कलर आपके द्वितीयक कलर में आ जाते हैं। ये आपके द्वितीय कलर में आ जाते हैं, क्योंकि देखो आपको बताऊं एक आपका नारंगी भी आ जाता है, जैसे कि मैं नीला, लाल और हरा प्राथमिक रंग है, वैसे द्वितीयक रंग जैसे पीला, मैजेंटा आदि हो, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न। और इस 8 नंबर पे किसी को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भैया क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिक्कत आ रही है, वो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। मानव की सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। न्यूनतम मतलब क्या होता है, कम से कम। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो वो आपकी सही जवाब 25 सेंटीमीटर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखो ये प्रश्न आप एक बार जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न कई बार सारे लगभग आपका चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, आर्मी अग्निवीर हो, ज़्यादातर पूछा गया है। तो इसलिए आप इसको नोट कर लेना। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा। तो ये देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए शरद कमल, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो देखो मैं आपको बताऊं यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। तो यहाँ पे देखो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है। तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप ये सोचें कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है तो पहाड़ों पर क्या ऑक्सीजन कम होता है ना, तो वहाँ पे जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगता है। तो इतना आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। दूरी की इकाई, भाई एक बात बताओ, आपको पता होगा कि कहते हैं कि सूर्य से मान लो यहाँ से किसी दूसरे ग्रह, ठीक है, दूसरे ग्रह की अगर दूरी को नापते हैं तो किस में नापते हैं, प्रकाश वर्ष में नापते हैं। किस में नापते हैं, प्रकाश वर्ष में नापते हैं। भाई जो अधिक दूरी होती है ना, जैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह की, तो ये दूरियां जो हैं ये प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। तो ये आप याद रखेंगे, किलोमीटर में नहीं नापते हैं। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। अब भैया इसमें क्या करेंगे, इसमें जल्दी जल्दी में गुजरात नहीं लगाना है। अगर यार गुजरात लगा दोगे ना तो गलत हो जाएगा। क्या गुजरात लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की अगर बात की गई तो ये न्यूयॉर्क में है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात की जाएगी तो वो आपकी गुजरात में हो जाएगा। किसकी जो प्रतिमा है किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। क्या हाइट है उसकी, 182 मीटर, यही है ना 182 मीटर। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और लिबर्टी और यूनिटी याद रखना, लिबर्टी आपका न्यूयॉर्क में और यूनिटी आपका गुजरात में। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, अगला प्रश्न है कि भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है। तो इन ऑप्शन में से अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब दोस्त है वो होना चाहिए
नई दिल्ली। देखो नई दिल्ली में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी, जिसको आप इसको क्या बोलते हो, भारतीय नाट्य संस्थान को आप क्या बोल सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या ड्रामा कॉलेज ऐसे भी तो कुछ इंग्लिश में बोलते हैं ना। तो देखो इसकी नई दिल्ली में है और ये अप्रैल में 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, ये देखो इम्पोर्टेंट है भाई। इससे आप अगर कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को एक बार देख लेना, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन सी लगाएंगे और आपका जवाब सही हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो टोटल 16 क्वेश्चन हो गए हैं और मैं आपको बता दूं ये भी आपका देखो करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये लिख लेना, तब तक आप नोट कर लो और मैं तब तक आपको बता देता हूँ। मात्र 1 मिनट का समय लूँगा कि यार आप सभी एक बार अपने छोटे भाई को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। तो आप लोग एक बार और क्लास को या शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि आप सब जितना मेरा ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि उतना ज़्यादा मैं आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूं और ख़ुद के लिए भी। तो इसीलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो दोस्त थोड़ा सा बस आप हेल्प कर दीजिएगा और चलते हैं बिना रुके अपने क्लास में। देखो यहाँ पे दिया गया है कि वर्ष 2024 में ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे देखो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको हुसैन बोल्ट और युवराज सिंह, ऑप्शन आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। तो ये आप याद रखेंगे और देखो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। बेलूर मठ अवस्थित है, बेलूर मठ कहाँ अवस्थित है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए कोलकाता में, वो होना चाहिए कोलकाता। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। और देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि गोलघर एक आता है, गोलघर, ठीक है, ये भी पूछा जाता है गोलघर, गोलघर कहाँ स्थित है। मेरे पास पेन नहीं है इसलिए मैं थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाती है। तो गोलघर जो है ये आपका पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है, पटना में। तो ये भी आप याद रखेंगे और बेलूर मठ खास तौर पे आप नोट कर लेना क्योंकि ये पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है, तो ये देखो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। ये हिंदू धर्म तथा जैन धर्म, मतलब ऑप्शन सी इसका भी सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए मात्र 19 क्वेश्चन हुए हैं और क्लास मात्र अभी 12 मिनट की हुई है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ 50 क्वेश्चन है ना, हम लोग 25 मिनट के अंदर ख़त्म करेंगे। लेकिन आप फटाफट मेरा साथ देते जाइएगा और क्लास को एक बार जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे दिया गया है हाल ही में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो ये देखो आपका करंट, ठीक है, हाल ही में लग गया तो मतलब कि जल्दी में। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। आपका सही जवाब ब्रुसेल्स हो जाएगा, जो कि ये भी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे। ये पत्तियों में पाया जाता है। आपने देखा होगा पत्ती ग्रीन कलर की हरी हरी होती है ना भाई, हरी हरी पत्ती होती हैं, तो उनके ऊपर जो हरा हरा होता है ना, ये क्लोरोफिल होता है। मतलब कि उन्हें जो सूर्य की किरणों से पौधे को खाना देने के लिए काम करता है। तो ऐसे आप याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है। देखो मैं आपको रोज़ एक कप बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है एक कप आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अब यहाँ पे थॉमस कप पूछ लिया गया किस खेल से जुड़ा है, तो आप क्या बताएंगे। थॉमस कप जो आपका है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। और देखो फुटबॉल से आपका एक संतोष ट्रॉफी पूछी जाती है, जो कि मैंने आपको उस दिन बताया था, संतोष ट्रॉफी। और देखो आपकी क्रिकेट से दिलीप ट्रॉफी, ये ज़रूर आपको पता होनी चाहिए, ये आपसे पेपर के अंदर पूछी जा सकती है और मैं रोज़ आपको हर खेल से एक एक लगभग बताता रहता हूँ। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। अभी मुझे एक भाई का कमेंट आया है अभी अभी जस्ट
कि भैया PDF चाहिए। तो ठीक है दोस्त, आपको PDF मिल जाएगी, लेकिन समस्या मेरे साथ ये है कि मेरा जो फ़ोन है वो इतना ज़्यादा टूट चुका है कि अब उससे मुझे नहीं लगता, और दूसरा उसमें मेमोरी मतलब उसकी जो रैम है वो बहुत कम है। ठीक है, जो 2 GB है, तो एक क्लास अगर उसमें बना के अपलोड मतलब फ़ोन में रहती है ना, तो उसमें फिर कुछ सेव ही नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप भी मुझे लगभग डिलीट मारना पड़ते हैं, सारे मैसेज डिलीट करने पड़ते हैं, तो मेरे पास PDF वगैरह कुछ रह नहीं पाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, एक फ़ोन नया ले लूँ, आपको क्लास भी मिलती रहेगी, वो भी लाइव क्लास मिलेगी। डायरेक्ट आप मुझसे पूछते रहेंगे कमेंट बॉक्स में कि भैया इसका आंसर या ये क्वेश्चन कैसे यहाँ पे ये हो गया, ये सब करते रहेंगे, और साथ में आपको रोज़ का रोज़ PDF भी मिलता रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। और देखो अब प्रश्न पे चलते हैं कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो किसने की, तो वो की थी हार्वे ने। ऑप्शन सी में दिया गया है। और देखो यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल दिया गया है। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था बताओ? डायनामाइट का आविष्कार किया था, ये आपको पता होगा। जो कि आप ऐसे जान सकते हैं कि जो नोबेल है, नोबेल पुरस्कार, वो इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्त, इंपॉर्टेंट है। और फंक ने विटामिन की खोज की थी, फंक ने विटामिन की खोज की थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखो अभी तक मैं PDF के लिए बोल देता था, कुछ दिन मैंने PDF दी भी है दोस्तों को। वो कैसे कि मेरा उस टाइम फ़ोन जो था वो दूसरा था, अब जिसका फ़ोन था यार उसने ले लिया, तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास जो है अब उसी से काम चला रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ यार, माफ़ी चाहते हैं, आपको मैं ज़रूर दूंगा, बस एक नया फ़ोन मैं लिया हूँ, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे और मैं आपको PDF रेगुलर देने लग जाऊँगा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि जड़त्व का माप क्या है। जड़त्व का माप क्या है, तो जड़त्व का जो माप है वो द्रव्यमान। ऑप्शन ए यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो प्रश्नों के यार, और ये अगर पूछ दिए जाएंगे तो फिर आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ दिया गया है कितने डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ कानों के लिए कष्टदायक होती है। तो कितने डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ जो है वो कानों के लिए कष्टदायक होती है। तो यहाँ पे आपका देखो, ये आपका प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, आपका ये RPF के एग्ज़ाम में, RRB के एग्ज़ाम में, सॉरी, हाँ RPF RRB के एग्ज़ाम में जो है आपसे पूछा गया था। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 130 डेसिबल। और साथ में आपको बता दूं आपसे ध्वनियों के बारे में पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि कितनी मतलब जो कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक, ठीक है, आप जो एक सामान्य मनुष्य आवाज़ को सुन सकता है, तो वो देखो क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवाज़ जो है आदमी सुन सकता है। तो इससे आप याद रखेंगे, ये आपकी होती हैं श्रव्य तरंगें। ठीक है, अश्रव्य तरंगें क्या होती हैं, तो अश्रव्य तरंगें वो होती हैं जो हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, मतलब कि 20 हर्ट्ज से कम, वो होती हैं अश्रव्य तरंगें। ये होती हैं श्रव्य तरंगें, ठीक है, ये होती हैं श्रव्य तरंगें। और एक होती हैं पराश्रव्य तरंगें, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ठीक है, जिनको भी नहीं सुन सकते हो। तो आप याद रखेंगे अश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य, ये 20 से कम, ये 20 से 20,000 तक, और ये 20,000 से ज़्यादा। और डेसिबल में अगर बात करेंगे तो 130 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ जो है वो कानों के लिए कष्टदायक होती है। तो यहाँ पे दिया गया है गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की और राजधानी थी। तो अब यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या होना चाहिए, तो आप तुरंत बताएंगे भैया कन्नौज, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और इसका मैं अगर आपसे गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो था उसका अगर संस्थापक पूछूं तो आप क्या बताओगे? अगर आप SI की तैयारी कर रहे हैं तो अब मैं यकीन करता हूँ, आप भरोसा करता हूँ कि आप जरूर जवाब देंगे इसका मुझे, कि भैया इसका जो संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम। तो देखो पूरा लिख देता हूँ मैं, चलो, नागभट्ट प्रथम, ये आपका वाह बनना है, ठीक है, नागभट्ट प्रथम, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है कायदे आजम की उपाधि प्राप्त करता है। कायदे आजम की उपाधि प्राप्त करता है, देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये किसे उपाधि मिली थी, तो ये मिली थी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी। और भाई इन्हें ये उपाधि दी किसने थी बताओ? अगर पूछ दिया जाएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी, तो आप क्या बताएंगे? महात्मा गांधी जी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा ग्रह आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है? कौन सा ग्रह आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है? देखो मैंने आपको पहला भी बताया है, पहला क्या बताया था कि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। कितने समय में सूर्य की परिक्रमा करता है? ये 12 वर्ष में करता है। कितने कितने वर्ष में करता है? 12 वर्ष में करता है। देखो दूसरा आपको बताया था, दूसरा कौन सा था? शनि था। ठीक है, दूसरा कौन सा था दोस्त? शनि था।
अब यहाँ पे देखो आपका जो, अगर मैं आपसे तीसरा पूछता हूँ तो तीसरा आप क्या बताओगे? देखो यहाँ पे आपका जो पांचवा है वो तो आपका पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं है। अब मैंने यहाँ पे आपको पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, पांचवा बता दिया, अब तीसरा भी चलो बता देते हैं। तीसरा जो है वो आपका अरुण है, ठीक है। अब आप मुझे चौथा बताएंगे कि चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मुझे ये आप पे विश्वास है कि आप ज़रूर बताएंगे। तो चलते हैं दोस्त, और देखो जो भी कमेंट करेगा उसका कमेंट हाईलाइट में करता हूँ। सभी को पता है कि क्लास जैसे ही स्टार्ट होगी, आप जिस 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 भाई बहन ने मुझे कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं हाईलाइट जरूर करूँगा, और जिसका भी सिलेक्शन हो जाएगा उसे एक समोसा मेरी तरफ से गिफ्ट में खिलाया जाएगा, ठीक है। चलिए, देखो यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन में कौन सा राज्य शीर्ष पर? हाल ही में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन में कौन सा राज्य शीर्ष स्तर पर है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन को इतना ज़्यादा मैंने लय में इसलिए पढ़ा कि ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको जानना और पता होना जरूरी है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, इटली देश की राजधानी क्या है? देखो देशों की राजधानी पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो दोस्त दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इटली देश की राजधानी पूछी है ना, तो इटली देश की जो राजधानी है वो तो हो जाएगी आपकी रोम। क्या हो जाएगी? रोम। नोट कर लो भाई। देखो याद कैसे होता है, मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि मैंने दोस्त जिस दिन से लिखना स्टार्ट कर दिया उस दिन से मुझे याद होना स्टार्ट हो गया। और जब जब तक आप लिखना स्टार्ट नहीं करोगे, कितना भी सुन लो, किसी को भी सुन लो, किसी भी तरीके सुन लो, याद नहीं होगा दोस्त। कहते हैं ना कि जिस काम को करने का जो सही तरीका होता है, उस काम को जब आप उस तरीके से करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, मतलब आपके फेवर में आता है। इस चीज़ को याद रखना। और देखो यहाँ पे इटली देश की राजधानी आपने रोम लिख ली। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एथेंस जो है ये किसकी राजधानी, बताओ। एथेंस जो है ये किसकी है? तो यहाँ पे देखो एथेंस या यूनान, ठीक है। तो एथेंस यूनान, और यहाँ पे आपका जो ओस्लो है ये किसकी हो जाएगी? तो ये आपकी नॉर्वे। तो ये भी आप याद रखेंगे, किसकी? नॉर्वे। तो नॉर्वे और यूनान एथेंस और इटली रोम। तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे। मैंने उस दिन आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, मैंने आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी भी बताई थी। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों। तो ऑस्ट्रेलिया की क्या थी? ऑस्ट्रेलिया की थी कैनबरा, जो कि हमें ऑप्शन में सिडनी मिलता है लिखा हुआ, सिडनी, और हम तुरंत लगा देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सिडनी, और जो कि हमारा गलत हो जाता है। सही जवाब क्या है? कैनबरा। देखो ऑस्ट्रिया देश की जो राजधानी है वो आपकी वियना है। क्या है? वियना, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना, और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो इटली की बता दी आपको, एथेंस भी बता दिया, ओस्लो भी बता दिया। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? देखो झीलों से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। अब राजसमंद झील पूछा गया है किस राज्य में है, तो यहाँ पे देखो इसे याद कैसे करोगे? देखो नाम साफ आपको दिख रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे सही से तो आपको आंसर दिख गया होगा कि यहाँ पे देखो राज है ना, और यहाँ भी देखो राज है, तो मतलब राज का राज रहने दो, ठीक है। ऑप्शन ए प्रश्न का जवाब हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान में और भी झीलें हैं, जैसे कि आपकी एक पिछौला है, ठीक है, एक आपकी पिछौला झील है, एक आपकी संभार है, ठीक है, संभार है। तो ये भी देखो संभर और पिछौला, ठीक है, संभार और पिछौला याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखो आपका जम्मू कश्मीर, हाँ तो बहुत ही सारी हैं, जैसे कि आपकी क्या एक डल झील हो जाएगी, और एक आपकी सबसे मीठे पानी की जो झील जिसे आप जानते हैं बुलर के नाम से, वुलर के नाम से जानते हैं, तो वो भी आपकी यहीं पे है। देखो आपकी एक बैरीनांग झील है, बैरीनांग, तो वो भी आपकी यहीं पे है। एक आपकी मानस वल है, ठीक है, कौन सी? मानस वल है, तो वो भी आपकी यहीं पे है। तो एक आपकी शेष नांग है। तो ये देखो जितने भी नांग नागिन है, नागिन झील है, तो ये सब आपकी जम्मू कश्मीर में है। डल, बुलारा, नांग नागिन, और ये आपकी वैरी नांग और मानस वल, ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। देखो तमिलनाडु में कौन सी झील है ये भी जानना। देखो मैं आज स्लो पढ़ा रहा हूँ, शायद इसलिए कि मुझे लगता है कि मुझे भी याद रहना चाहिए और आपको भी। तो याद रखना, तमिलनाडु में आपसे पुलिकट झील पूछी जाती है, पुलिकट पूछा जाता है ना, पुलिकट पूछा जाता है। एक आपसे लोकटक पूछा जाता है, लोकटक, लोकटक,
झील कहाँ स्थित है? तो जो आपकी लोकटक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, लोकटक ये जरूर पूछा जाता है, तो आप याद रखना ये मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। तो देखो यहाँ से जितनी भी मैंने बताई आपको नोट किया होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन क्लास को कहाँ से देख रहा है। मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि मुझे कहाँ कहाँ से दोस्त देख रहे हैं, कहाँ कहाँ मुझे सुन रहे हैं, ऐसा मुझे भी पता लगना चाहिए। और देखो कहते हैं ना दोस्त कि चुपचाप मेहनत करते रहो यार, चुपचाप मेहनत करते रहो। ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है भाई। अगर कोई कुछ कह रहा है ना तो सुनते रहो। कल मैं आ रहा था, मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ाने के लिए थोड़ा बाहर आता हूँ, तो मैं आ रहा था, मेरे पड़ोस में एक चाचा जी रहते हैं। उन्होंने मुझे विंडो से देखा तो उन्होंने पता क्या कहा, अपने लड़के से कहा कि कॉपी लेके जाया अगर तू भी एसडीएम बन जाएगा। तो मैंने मन में सोचा आपके मुंह में घी शक्कर हो, काश मैं एसडीएम बन जाऊँ। तो ऐसे कोई भी कुछ भी कह रहा उसे पॉजिटिव ले जाएगा, नेगेटिव कभी मत सोचो। अगर मैं सोचता इन्होंने ऐसा क्यों बोला, मैं भी ईंट उठा के मार देता, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती। तो नहीं, उन्होंने बोला, मैंने स्वीकार किया कि हाँ अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं बन जाऊँगा, है ना। तो कभी भी किसी को गलत मत, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। तो पढ़ाई करते रहो, चुपचाप मेहनत करते रहो। तो यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में वर्ल्ड फोटो प्रेस ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड फोटो प्रेस ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? ये आपका देखो हाल ही में लग गया ना, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मोहम्मद सलीम, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगर कोई गलती हो जाती है उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो भाई ये हमारे रक्त में पाया जाता है। अगर हम जाते हैं तो हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं ना कि कितना रह गया बॉडी में। अगर कम होता है तो हमारे ब्लड चढ़ता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। लोहे पर जंग लगना एक है, लोहे पर जंग लगना एक क्या है? तो देखो लोहे पर जंग लगती कैसे है? पहले तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि लोहे पर अगर जंग लग जाती तो उसके भार में क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या समान रहेगा? तो भाई उसका वजन जो है वो बढ़ जाता है। ये देखो पहली चीज़ याद रखना, मुझे याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा, लोहे पर जंग किस वजह से लग जाती है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो जब लोहा वायु के संपर्क में आता है, मतलब हवा के संपर्क में आता है, तो हवा में ऑक्सीजन भी होती है और नमी भी होती है। तो ये क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है जिस वजह से जंग लग जाती है। तो आप ये याद रखेंगे। और मैं नहीं, यही सोच रहा हूँ कि मैं आपको बताता हूँ, चीज़ें आपको याद रहती होंगी और आप लिखते भी होंगे। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होते हैं? किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होता है? तो ये देखो एसआई वाले भैया आप जरूर देख लेना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या बताएंगे? प्रोटॉन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, वो सॉरी बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आईएफको का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में आईएफको का जो नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? दिलीप संघानी, दिलीप संघानी ऑप्शन ए। और देखो ये आपका करंट का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये आप नोट करते जाओ। अभी अगर 35 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 15 बाकी हैं, और 15 में अभी 5 आपके करंट के बाकी हैं। तो आप क्लास को पूरा देखना है, क्लास को बीच में नहीं छोड़ना है। और यहाँ पे दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है वो आपका लेह से श्रीनगर, ऑप्शन बी लगा देना। ऐसे ऑप्शन जब आएंगे तो लेह से श्रीनगर, और ये काराकोरम दर्रे को पार करता है, ये आप याद रखना। और 3400 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। कितनी? 3450 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। ये काराकोरम दर्रे को पार करता है, ठीक है, काराकोरम दर्रे को पार करता है। तो आप याद रखेंगे। और विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है ये। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो देखो ये आपको पता होना चाहिए। एक अभी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बन रहा है ना, वो जरूर पूछा जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि वो पूछा जाएगा तो और भी इधर उधर से आपसे पूछ लिए जाएंगे। इसलिए मैं आपको वो तो करा ही रहा हूँ, अभी वो भी बताऊंगा, लेकिन बेगमपेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ये हैदराबाद, ठीक है। देखो मेरा फ़ोन टूट चुका है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो कैसा ये हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। और जो आपका महर्षि वाल्मीकि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बन रहा है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अयोध्या जंक्शन को अयोध्या धाम कर दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अयोध्या जो है ये सरयू नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो आपसे पूछा जा सकता है। और देखो कोलकाता में आपका जो एक इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है आपका सुभाष चंद्र
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका कोलकाता में है। और देखो जवाहरलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है जवाहरलाल, वो आपका कहाँ पर है, तो वो आपका मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। जवाहरलाल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वो आपका मुंबई में है, तो ये भी याद रखना। और देखो IG इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका दिल्ली में है, तो ये भी आप याद रखना। और ये देखो आपसे पेपर के अंदर कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं, और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होनी भी चाहिए। और यहाँ पे देखो दिया गया है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो फटाफट करिएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। अगर मैं आपसे राज्य की बात कर दूंगा तो आप तुरंत बोल दोगे भैया आंध्र प्रदेश। क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश। तो ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, तो हीराकुंड बांध आपका महानदी हो जाएगा। कौन सा? महानदी। ये कहाँ पर? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। और देखो यहाँ पे यू बना देता हूँ, नहीं तो बहुत से दोस्त कहेंगे ओ क्यों बना दिया। देखो नर्मदा नदी पर कौन सा सागर परियोजना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये यहाँ पे कौन सी है? जवाहरलाल नेहरू है या कौन सी इंदिरा गांधी, जो भी यहाँ पे योजना हो इस नदी पर, नर्मदा नदी पर, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 मैंने बताई, 1 आप बताएंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? 26 अप्रैल 1975। नोट कर लो भाई, हो सकता है पेपर में आपसे डेट ये मतलब ईयर पूछ दी जाए, तब क्या करोगे? तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। तो देखो सिक्किम जो है वो भारत का कौन सा राज्य बना था? तो ये बना था कौन सा? वायसवा राज्य। कौन सा बना था? वायसवा राज्य बना था। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे 25 दे रखा है, तो 25वां राज्य अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बताओगे? भैया गोवा बना था। कौन सा बना था? गोवा। देखो 1961 में गोवा पुर्तगालियों के से आज़ाद करा लिया गया। इससे पहले ये पुर्तगालियों के अधीन था, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 25वां राज्य बना था जो भारत का, गोवा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको 26वां दे रखा है, तो 26वां अगर आपको पता है तो बताओ। देखो 26वां मैंने कैसे ट्रिक से याद किया है। 26 मतलब 36, 26 या 36 मतलब कि छत्तीसगढ़, ठीक है। 26 या 36 मतलब कि छत्तीसगढ़, तो ऐसे आप याद रखेंगे। 28वां बताओ। 28वां तो मैंने आपको कल ही बताया था। कल की क्लास जिसने भी देखी है, जितने भी भाई देख चुके होंगे, उन्हें 28वां अब बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल आपको झारखंड बताया था। क्या बताया था? झारखंड। तो देखो यहाँ पे 28वां बता दिया आपको। 26वां मतलब 36वां मतलब छत्तीसगढ़, 25वां मतलब गोवा, ठीक है, और 22वां आपका सिक्किम। तो यहाँ पे आपको अब सब कन्फर्म हो गया होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है, 1 मिनट यार, ये फ़ोन दिक्कत दे रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है हाल ही में किस अभिनेता को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? देखो हाल ही में किस अभिनेता को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? अभी देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे? अगर पता होगा तो बता दोगे, नहीं तो चिरंजीवी याद रखना, ऑप्शन सी। देखो अभी ये बटे थे, इसमें कितने बटे थे टोटल? टोटल बटे थे आपके 132, और ये मैंने आपको सैटरडे वाली क्लास में बताया था ना, 132 बटे थे, जिसमें आपके 5 तो थे पद्म विभूषण और 17 थे आपके पद्म भूषण, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 जो है वो विभूषण और 17 जो है वो सिर्फ पद्म भूषण, और देखो 110 जो है ये पद्म श्री है। तो यहाँ पे देखो याद रखना, टोटल कर लो कितने हुए, ये 110 मतलब 115 और ये 17 कितना, 132 हो जाएगा आपका। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारोत्तोलक कौन है? मतलब वेट लिफ्टर, वेट वजन उठाने वाला, ठीक है। यहाँ पे बताना है पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र वेट लिफ्टर कौन है। तो देखो वेट लिफ्टर क्या होता है? वजन वजन को उठाते हैं ना, तो वो आप याद रखना। और देखो यहाँ पे आपका सही जवाब मीराबाई चानू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये देखो करंट का क्वेश्चन है भाई मेरे, इसे नोट कर लेना। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैंने कहा था ना, क्लास को छोड़ा मत करो बीच में, पता नहीं कहाँ पर प्रश्न आपके मतलब का मिल जाए। जैसे यहाँ दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अब आपको पता होगा तो आप बता देंगे अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो याद कर लो, नोट कर लो। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 61 क्या है? इसमें क्या होता है, सॉरी, अनुच्छेद 61 जो है इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जी पे महाभियोग की कार्रवाई की जाती है। महाभियोग, तो ये आप याद रखें, महाभियोग से संबंधित आपका अनुच्छेद 61 हो जाएगा।
और 17 जो है ये अस्पष्टता उन्मूलन के से संबंधित है, तो ये 17 भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने, तो 17 भी पूछा जाता है, 19 भी पूछा जाता है, 24 भी पूछा जाता है, 25 भी पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट है और मैं सब आपको बताता हुआ चलता हूँ। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। देखो पंचवर्षीय योजनाओं से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो यहाँ पे देखो आपसे 8वीं पूछा गया ना, तो तुरंत बताना 92 से 97। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? 92 से 97। और इसका देखो इसमें मेन मुद्दा क्या था कि मानव संसाधन का विकास। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे अगर मैं 7वीं की बात करूँ तो 7वीं आपकी थी 85 से 90, ये आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो यहाँ पे देखो जब 97 से 2 हो रहा है तो मतलब कि ये 8वीं थी, तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। तो देखो 7, 8, 9 तीनों का कार्यकाल नोट कर लो मेरे भाई, ये आपके बहुत काम आएगा। और पहली आपको पता ही होना चाहिए कि 1951 में स्टार्ट हुई थी, जो कि कृषि से संबंधित थी। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इंपीरियल, देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी प्रश्न पूरा बताऊंगा आपको समझ आ जाएगा कि पूरा क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछी गई है, तो हम क्या बताएंगे? तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो होना चाहिए 1921। क्या होना चाहिए? 1921 होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे 1920 आपको दिख रहा, 1920 में क्या हुआ था, इसमें असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 1922 में असहयोग आंदोलन और रोक दिया गया था, क्योंकि चौरी चौरा जो ट्रेन रेल एक्शन हुआ था उसकी वजह से रोक दिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। और घटनाओं जो हुई थी। और देखो यहाँ पे जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये किसका पुराना नाम है, किस बैंक का पुराना नाम, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। और इसकी स्थापना मतलब इसका जो नाम चेंज करा गया था जब ये SBI बनी, तो ये कब बनी? तो ये बनी 1 जुलाई 1955 में। कब बनी? 1 जुलाई 1955 में बनी। कब बनी है? 1 जुलाई 1955 में SBI बनी। लेकिन सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपकी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो देखो यहाँ से जितना हो सकता था मैंने आपको बताया। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस एयरपोर्ट का संचालन भारत और रूस मिलकर करने वाले हैं? तो ये भाई आपका मटाला है। मटाला कहाँ पर है? ये आपका श्रीलंका में। कहाँ पर है? श्रीलंका में। पहले ये पता है इसका क्या सीन रहा? ये जो मटाला है ना, इसका और भी एक नाम है, देखो मुझे याद नहीं आ रहा है इसे चीन ने बनवाया था। ठीक है, तो पहले ये चीन का इस पर बहुत ज़्यादा अधिकार रहता था और ये बहुत कम चला वहाँ पे। ये नुकसान में जब गया, फिर ये उनका कैसे क्या हुआ, ख़त्म हुआ सिस्टम। फिर इस पर भारत और रूस ने मिलके इस पर काम किया और ये दोबारा बनवा के चालू किया। तो ऐसे आप याद रखना मटाला, जो कि आपके बहुत काम आएगा ये प्रश्न। पानी के भाप परिवर्तन के ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्केल रीडिंग होगी इसकी केल्विन, सॉरी यहाँ पे बताना है कि इसकी केल्विन स्केल में क्या रीडिंग होगी। तो केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग होगी अगर पानी का भाप परिवर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अभी पहाड़ों पे तो कम होता है, अभी मैंने बताया था आपको। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो ताप 100 डिग्री केल्विन में क्या रीडिंग आएगी? तो केल्विन में इसकी रीडिंग क्या होगी आप बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका होना चाहिए 373। 373 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। और देखो कहते हैं ना कि दोस्त रुकना नहीं है, चलने का नाम गाड़ी, और रुक गई तो बैलगाड़ी। तो इसलिए मेहनत करते रहना है। कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है? कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का माप बराबर होता है? तो वो -40 डिग्री। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? देखो जो चौरा चौरी जो ट्रेन रेल एक्शन हुआ था, वो पूछा गया है कि चौरा चौरी जो है वो किस नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? इलाहाबाद, गोरखपुर या वाराणसी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो आपका सही जवाब गोरखपुर होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बी में दिया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये देखो पहले तो ये बताओ आया कब था, पता है क्या?
पहले तो ये देखो प्रश्न का जवाब करते हैं। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड लिन लिथगो लिथगो लिन लिथगो, ठीक है, लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो, ऐसे तो नाम है इन लोगों के, क्या बताओ। इनके कपड़े ना, ये वो अंग्रेज थे भाई, इनका कभी सूर्य नहीं डूबता था। इनका वहाँ तक हुकूमत थी जहाँ अगर यहाँ रात है तो यहाँ दिन होगा, यहाँ तक इनकी हुकूमत चलती थी। आज इनके कपड़े हमारे भारत के बैंड बाजे वाले पहनते हैं, पता होना चाहिए। तो देखो इनके नाम हम तो मुझे याद होते नहीं, फिलहाल ये लॉर्ड और तो नहीं है। इनका नाम याद रखना लिंथगो, लिंथगो, ठीक है। जब क्रिप्स मिशन आया लिंथगो, और आया कब था ये, मार्च मार्च 1942 में आया था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा लास्ट प्रश्न है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। ये आज आप उन दोस्तों के लिए SW है, देखो जो क्लास पहले छोड़ गए होंगे उन्हें तो अब ये प्रश्न कहाँ मिलने वाला, ठीक है। लेकिन जो दोस्त अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं, आपके लिए ये प्रश्न है और आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1 बार, 2 बार या 3 बार, कितनी बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने महात्मा गांधी जी। और देखो दोस्त, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं अपने सभी दोस्तों से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक मेरे सभी फ्यूचर वर्दी मैन को, आर्मी सोल्जर या फिर आप RPF किसी भी वर्दी की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।